हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो थ्योरी ऑफ रेंट था। उस थ्योरी ऑफ रेंट में हमने जो पहली थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। आज हम लोग बात करेंगे हमारे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का मतलब हो गया जो आज के टाइम पे मतलब प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन चल रही है, जो करंट सिनेरियो हमारा है, हमारी जो करंट इकोनॉमी चल रही है, उस सिचुएशन में, उस इकोनॉमी में या उस सिनेरियो में हमारे एक्चुअल में जो रेंट है उसकी वैल्यू है क्या। क्योंकि रिकार्डियन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो उन्होंने ये बोला था कि जो भी रेंट भैया आता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से ही आता है और लैंड से ही आता है। मतलब रिकार्डियन ने क्या बोला था कि जो भी हमारा रेंट हमें रिसीव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आएगा हमारे लैंड से, और लैंड से भी सिर्फ उसी पार्ट को हम लोग रेंट बोलेंगे जो पार्ट हमारा एग्रीकल्चर से आता है। क्योंकि रिकार्डियन के अकॉर्डिंग क्या था कि रेंट का और कोई मतलब रेंट का और कोई सोर्स ही नहीं होता है या लैंड की और कोई यूजेस नहीं होती है। रिकार्डियन का मानना था कि जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, इसी वजह से जो रेंट उससे आएगा वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरा एग्रीकल्चर से ही आएगा, इसके अलावा रेंट के और कोई सोर्सेज नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने रिकार्डियन ने अपनी थ्योरी दे दी तो उसके बाद उनकी थ्योरी ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स है। क्रिटिसिज्म्स का मतलब क्या हो गया, उनकी जो थ्योरी थी वो बहुत हद तक गलत साबित हुई। उसके बाद बहुत सारे हमारे नए ऐसे फिलोसफर आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो जो फिलोसफर रिकार्डियन के बाद आए थे उन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के ऊपर अपनी अपनी थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी थ्योरी उस पर डिस्क्राइब करी। इस थ्योरी ऑफ रेंट में जो सबसे पहले हमारे जो फिलोसफर थे, यानी कि जो थ्योरी ऑफ रेंट जिन्होंने डिस्क्राइब करी थी फर्स्ट टाइम जिन्होंने सबसे पहले हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट डिस्क्राइब करी थी वो थे मेरे जेएस मिल। सबसे पहले जो हमारी ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट किसने डिस्क्राइब करी थी? जेएस मिल ने करी थी। जेएस मिल के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे ऐसे हमारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इस मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के ऊपर काम किया। तो सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कौन लेके आया? जेएस मिल लेके आए। फिर जेवंस लेके आए, परेटो लेके आए, रॉबिन्सन लेके आए, ठीक है, या फिर हमारे मार्शल लेके आए। मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट डिस्क्राइब करी थी। सबसे पहली मॉडर्न ऑफ थ्योरी थी मेरी जेएस मिल की। अब जेएस मिल क्या कहते हैं, या जो मेरे जितने भी अदर मॉडर्न थ्योरी में सबका आपको एक कॉम्पैक्ट बता रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि जेएस ने क्या कहा, रॉबिन्सन ने क्या कहा, पेरेटो ने क्या कहा या मार्शल ने क्या कहा। मैं आपको एक पूरी होल समरी बता रहा हूं इन सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट थे या जितने भी फिलोसफर थे जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के ऊपर काम किया था। मॉडर्न ऑफ थ्योरी ऑफ रेंट में हर फिलोसफर ने एक बात कही थी कि जो हमारा रेंट है जरूरी नहीं है कि वो रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही आएगा। उन्होंने क्या बोला कि जो रेंट के क्राइटेरिया है वो किस तरह से है। हमारा रेंट कहां कहां से आ सकता है? हमारा रेंट आ सकता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। उन्होंने बोला कि इन चार तक जगहों से हमारा रेंट आ सकता है। रिकार्डियन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? रिकार्डियन के अकॉर्डिंग जो रेंट था वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से आता था। लेकिन हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि देखो जो रेंट है वो लैंड से भी आ सकता है। क्योंकि अगर आपने मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेंट का उनका एक्चुअली मीनिंग था वो क्या था कि अगर आप किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हो और उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए अगर आप उसके लिए कुछ पैसा पे करते हो तो वो पार्ट ऑफ इनकम या वो आपकी जो ट्रांसफर अर्निंग है या जो पेमेंट आपने करी है, वो ट्रांसफर पेमेंट जो आपकी है वो ट्रांसफर पेमेंट आपका कहलाता है रेंट। यानी कि आपने किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के ऊपर अगर आपने कुछ उस पर पैसा पे किया हुआ है तो वो पैसा जो है वो आपका कहलाएगा रेंट। तो भाई इस्तेमाल तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग लैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग लेबर्स भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लेबर्स को बुलाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और उन्हें पैसा पे करते हैं। तो लेबर भी तो इस्तेमाल किया हमने। हम लोग आज के मॉडर्न टाइम पे हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, अपना लैंड खरीदने बेचने में पैसा लगाते हैं, या फिर हम गोल्ड में पैसा लगाते हैं, यानी कोई भी कमोडिटी पे जिसमें हम कैपिटल अपनी लगा रहे हैं। और कैपिटल लगाने के बाद अगर उसमें हमें कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो हमें कैपिटल से रेंट मिल जाएगा। और इंटरप्राइजेस का मतलब क्या हो गया, मेरी कोई फैक्ट्री थी, फर्म थी, मैंने वो किसी को किराए पे दे रखी हुई कि भैया एक काम करो, मेरे पास तो टाइम है नहीं, तो एक काम करो तुम मेरी फैक्ट्री चलाओ और मुझे हर महीने किराया दे देना। या मेरा कोई स्कूल है, मैंने अपना स्कूल किसी को किराए पे दिया हुआ है कि भैया एक काम करो तुम ये स्कूल चलाओ और मुझे जो भी रेंट हो वो रेंट मुझे देते रहना। ठीक, तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारा रेंट है वो हमारे किसी भी सोर्स से जनरेट किया जा सकता है
बस कंडीशन एक ये है कि उस रेंट को आपने कोई सर्विसेज इस्तेमाल करने के बदले में दिया हो। तो जो रेंट है हमारा वो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, इन चारों से ही हम लोग अराइज कर सकते हैं। इसके बाद इन फिलोसफर्स ने क्या किया कि भाई बताएंगे कैसे कि रेंट है क्या, कितना रेंट मिला हमको। तो रेंट को बताने के लिए कि एक्चुअल में आपको कितना रेंट रिसीव हुआ, इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्क्राइब किया जो कि था हमारा रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको रेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफर अर्निंग माइनस कर दोगे। अब सबसे पहले एक्चुअल अर्निंग क्या है? एक्चुअल अर्निंग का यहाँ पे मतलब होता है टोटल अर्निंग। क्या होता है? टोटल अर्निंग। यानी कि आप अपने सामान पे जितना टोटल पैसा अर्न कर रहे हो, टोटल जितना भी इनकम अर्न कर रहे हो। जैसे आपका एक घर, अब आपके घर की जो एक्चुअल में फेयर रेंट वैल्यू है, फेयर रेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो जेन्युइन वैल्यू है। अब आपका घर किसी भी एरिया में है और वहां पे जो रेंट का क्राइटेरिया चल रहा है वो चल रहा है एक रूम का 2000 रुपीज। यानी कि वहां सब लोग जो चार्ज कर रहे हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं कि एक रूम का 2000 रुपए मिलता है। तो वो जो 2000 रुपए है जो उसका फेयर रेंट है, वो फेयर रेंट मेरा क्या कहलाता है, ट्रांसफर अर्निंग, फेयर वैल्यू, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू। यानी किसी भी चीज की जो जेन्युइन वैल्यू है, जो एक्चुअल में उसकी वर्थ जितने की है, तो जितने की वो वर्थ रखता है वो मेरा कहलाएगा यहाँ पे ट्रांसफर अर्निंग। और जितना पैसा आपको टोटल रिसीव हो रहा है वो मेरा कहलाएगा एक्चुअल अर्निंग। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक घर है, उस एक कमरा है, उस कमरे की जो वैल्यू है वो है 2000 रुपए। ठीक है, आपको वैल्यू कितनी है उसकी, 2000 रुपए। तो यहाँ पे ट्रांसफर अर्निंग कितनी हो गई, 2000 रुपए की होगी, क्योंकि उस घर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2000 रुपए। तो उसकी ट्रांसफर अर्निंग कितनी हो गई, 2000 की। भैया कुछ भी हो जाए मुझे 2000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2000 तो ट्रांसफर होंगे ही होंगे, कुछ भी कर लो आप, 2000 तो मिलने ही मिलने। बट हमने क्या किया, हमने अपने रूम में बड़ा, उसमें हमने मार्बल्स लगा रखे हैं, टाइल्स लगा रखे हैं, फॉल सीलिंग करा रखी है और बढ़िया सा टीवी लगा रखा हुआ है पूरे घर में, एकदम मतलब वेल अप टू डेट घर है मेरा, सब कुछ उसमें है। उसमें आपको उस कमरे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप 2000 रुपए लोगे? नहीं, आप क्या करोगे, मुझे भाई थोड़ा सा बढ़ा के चाहिए, मुझे 4000 रुपए चाहिए। तो एक्चुअल में आपको कितने मिल रहे हैं, 4000 रुपए। घर की कीमत कितनी थी, 2000 रुपए। तो ये जो 2000 रुपए का आपको बीच में प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट मेरा कहलाता है रेंट। यानी कि जो रेंट है वो मेरे एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का जो मार्जिन है, वो मार्जिन मेरा कहलाता है रेंट। फेयर वैल्यू थी आपकी 2000 रुपए, एक्चुअल ले रहे हो 4000 रुपए, तो बीच में ये 2000 का गैप आ रहा है, ये 2000 का गैप मेरा क्या कहलाता है, रेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो रेंट हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। हमारा जो रेंट है वो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का जो पार्ट मार्जिन होता है वो मेरा कहलाता है रेंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जितने भी मतलब फिलोसफर्स थे या जितने भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, इन्होंने क्या बोला कि जो रेंट है उसको, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है उसके कुछ फीचर्स हैं, उनको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे या कैसे उनको बताओगे कि हाँ ये थ्योरी जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। तो इनके फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर मेरा आया वो क्या था, रेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इनकम। ऑल द फैक्टर्स इनकम का मतलब क्या होगा कि जो मेरा रेंट है वो हमें हर उन चीज से मिल सकता है जिससे हमने कोई इनकम अर्न करी है। अब वो मेरी लैंड भी हो सकती है, लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, इंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकती हैं, कम्युनिटीज भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, व्हाटएवर द इट इज, व्हाटएवर द इट वाज। आपके पास कोई भी फैक्टर इनपुट्स हैं और उन फैक्टर इनपुट से आप अगर किसी तरह का इनकम अर्न कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो वो मेरा कहलाएगा रेंट। तो रिकार्डियन क्या कहते थे कि रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड से आएगा, लेकिन मेरे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं या मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि जो रेंट है वो मेरा किसी भी पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम से अराइज किया जा सकता है। ठीक है ना? अब वो मेरी चाहे यहाँ पे मेरी लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या एंटरप्राइजेस हो, हर फैक्टर इनकम, यानी कि यहाँ पे कहा गया है ना, ऑल द फैक्टर इनकम जो है उनसे हम लोग रेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है,
सेकेंड फीचर मेरा आता है जो कि है रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया कि रेंट हमारा क्या पार्ट कहलाता है और कैसे इसको हम कहते हैं। थर्ड हमारा होता है रेंट इज अराइजेस, रेंट कब अराइज होता है? व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। यानी कि जो रेंट मेरा अराइज होगा उसकी दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन क्या क्या होंगी? पहली तो मेरी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होनी चाहिए और दूसरी लेस इलास्टिक होनी चाहिए। अब परफेक्टली इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक कैसे होगी वो देख लेते हैं एक बार। अब यहां पे हमने क्या किया, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक का। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। ये मेरी क्वांटिटी, ये प्राइस और ये सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में जो मेरी सप्लाई होगी वो हो जाएगी लिमिटेड। लिमिटेड क्यों हो जाएगी? क्योंकि लिमिटेड क्योंकि मेरी जो लैंड है वो तो लिमिटेड ही है ना। लैंड तो मेरे पास एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है नहीं, जितनी नेचर ने हमें दी है। क्योंकि ये बात तो सही है कि जो हमारी लैंड है वो एज ए गिफ्ट ऑफ नेचर है, और जब लैंड हमें एज ए गिफ्ट ऑफ नेचर के तौर पे रिसीव हो रही है तो वो लिमिटेड है, वो तो ज्यादा अराइज कर नहीं सकते हैं। तो जो लैंड की सप्लाई है वो हमारी लिमिटेड ही रहेगी, बट जो हमारा डिमांड है वो मेरी कम ज्यादा हो सकती है। तो डिमांड फॉर एग्जांपल हमने लेट करी, मेरी डिमांड ये मेरा था डी, तो मेरे प्राइसेस हो गए ये, यानी इस प्राइस पे इतनी मेरी डिमांड की जा रही है। अब इन केस अगर आपके कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, या अदर कोई भी फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं जिनकी वजह से आपकी जो डिमांड ऑफ लैंड है वो बढ़ गई, तो अब जब डिमांड हमारी बढ़ गई है तो सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है हमारे पास। तो जब सप्लाई मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड है बट मेरी डिमांड तो अराइज हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो ये डिमांड कर्व है ये राइट ऊपर शिफ्ट चला जाएगा। तो ये मेरी हो जाएगी न्यू डिमांड कर्व, ये हो गया मेरा D1। तो देखिए जब मेरे यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरे प्राइसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो गए, ये हो गया मेरा P1 हो गया। जब मेरे डिमांड इंक्रीज हुए तो मेरे प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए। इसी तरह अगर आपके डिमांड कम हो जाती है लैंड के तो आपके प्राइसेस भी जो है लैंड के वो हमारे कम हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, हमारी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, यानी कि सप्लाई में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है। सप्लाई की जो क्वांटिटी थी वो देखिए एज इट इज है, जैसी की थी वैसी की वैसी ही है, और हमारे जो प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं वो डिसाइड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है रेंट अराइज होने का या रेंट को डिटरमाइन करने का, वो मेरा होता है यहाँ पे स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या हो गया? स्कैरसिटी हमारी तब अराइज होती है व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। जब मेरी डिमांड हमारी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, यानी कि मार्केट में जो लोग हैं वो लैंड की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं बट मेरे पास उतनी लैंड ही अवेलेबल नहीं है, तो एक्सेस डिमांड हो गया। और जब भी एक्सेस डिमांड का केस होता है तो मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। गुड्स की शॉर्टेज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो सेलर होगा उसको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसे ही उसके प्राइसेस बढ़े यानी कि उसका जो रेंट है वो मेरा इंक्रीज हो गया। तो स्कैरसिटी होने की वजह से, क्योंकि मेरे सप्लाई ऑफ लैंड है जो लिमिटेड है, लिमिटेड लैंड की सप्लाई होने की वजह से जो प्राइसेस होंगे वो मेरे इंक्रीज करेंगे अगर डिमांड बढ़ती है, मेरे प्राइसेस डिक्रीज करेंगे अगर डिमांड मेरी घटती है। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में क्या होगा, जो भी रेंट डिटरमिनेशन है वो रेंट का डिटरमिनेशन कहां से होगा, मेरे डिमांड से होगा, क्योंकि सप्लाई मेरी उस केस में फिक्स्ड है, सप्लाई में कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं हमारे लेस इलास्टिक की तरफ। लेस इलास्टिक के केस में क्या होगा, मेरा जो सप्लाई कर्व है वो थोड़ा सा इस टाइप से जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, इस प्राइस पे ये सप्लाई हो रही है और इस प्राइस पे ये सप्लाई, यानी देख रहे हैं आप प्राइस में चेंजेस कितने ज्यादा है। यहाँ P ये P1, लेकिन Q और Q1 में चेंजेस बहुत माइनस है। तो लेस इलास्टिक के केस में क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, यानी कि यहाँ हमारे लेस इलास्टिक के केस में क्या होता है, मेरे प्राइस में चेंजेस ज्यादा आते हैं लेकिन जो मेरी सप्लाई है उनमें चेंजेस
कम आते हैं। तो जब क्योंकि सप्लाई तो मेरे पास कम ही है, सप्लाई तो ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो हम सप्लाई अगर कर भी पाएंगे तो एक लिमिटेड अमाउंट में तो कर पाएंगे। अगर किसी ने 5 मांगी तो हम 2 दे पाएंगे, किसी ने 10 मांगी तो हम 4 या 5 दे पाएंगे। तो जैसे लोगों की डिमांड होगी उनके अकॉर्डिंग हम जो सप्लाई करेंगे वो तो कम ही करेंगे, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। इसी वजह से मेरे जो प्राइसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और सप्लाई की जो क्वांटिटी होती है वो मेरी कम होती है। तो नेक्स्ट मेरा फीचर यहाँ पे क्या हो गया कि the rent is arises when supply is perfectly elastic and less elastic। ठीक है, लास्ट मेरा जो फीचर आता है वो क्या है, रेंट इज अराइजेस ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ लैंड। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, जैसे यहाँ पे रेंट जो मेरा कैसे अराइज होगा, जब मेरे लैंड की स्कैर्सिटी होगी यानी लैंड की कमी होगी। जब भी मेरे इकोनॉमी में या मेरे जो वर्ड है उस वर्ड में किसी भी चीज की, लैंड की बात नहीं करते हैं, अगर किसी भी चीज की हमारी इकोनॉमी में अगर कमी होगी तो उस कमी से क्या होगा, मेरे पास गुड्स ही नहीं होंगे। जब हमारे पास गुड्स नहीं होंगे तो हम बेचेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, 10 लोग आए, कोई कह रहा है मैं 10 रुपए दूंगा, कोई कह रहा है मैं 50 रुपए दूंगा, कोई कह रहा है 100 रुपए दूंगा, तो हम क्या करेंगे, लैंड की प्राइसेस बढ़ा देंगे या उस चीज की प्राइसेस बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि लोग हमें ज्यादा पे करने को रेडी हैं। तो जब लोग हमें ज्यादा पे करने को रेडी हैं, हम उन चीज की प्राइसेस बढ़ा देंगे और प्राइसेस बढ़ा के हम उनकी डिमांड और सप्लाई को मैच कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी जो रेंट है वो रेंट भी मेरा अराइज होता है ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स या ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ लैंड, कि जितनी ज्यादा गुड्स की या लैंड की कमी होगी उनके रेंट उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि जो डिमांड है लैंड की वो हमारी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारे फीचर्स क्या क्या थे, जो रेंट है वो मेरे ऑल फैक्टर इनपुट का पार्ट है, मतलब सारे ही पार्ट्स में से जो मतलब सारे जो फैक्टर इनकम है उनका एक पार्ट है मेरा रेंट। रेंट को निकालने का जो तरीका है वो है मेरा एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तीसरा मेरा यहाँ पे क्या आता है, रेंट इज अराइजेस व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जो रेंट है मेरा वो कैसे अराइज होता है, जब सप्लाई मेरी परफेक्टली इनइलास्टिक होगी या फिर लेस इलास्टिक होगी। और लास्ट, रेंट इज अराइजेस ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ लैंड। मेरा रेंट तभी अराइज होगा जब मेरे पास किसी भी चीज की कमी होगी, क्योंकि अगर कमी ही नहीं होगी तो रेंट कभी अराइज ही नहीं होगा। क्यों नहीं अराइज होगा, किसी ने 1 मांगा मैंने सप्लाई कर दिया, 2 मांगा सप्लाई कर दिया, 10 मांगा सप्लाई कर दिया, 50 मांगा सप्लाई कर दिया, 100 मांगा सप्लाई कर दिया। तो जितना लोग डिमांड कर रहे हैं मैं उतनी सप्लाई करता जा रहा हूं, तो हमेशा मेरी डिमांड और सप्लाई बैलेंस ही रहेगी। जब डिमांड और सप्लाई हमेशा बैलेंस स्टेज पे रहेगी तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो रेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो रेंट है वो मेरा स्कैर्सिटी से ही अराइज किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने डिटर्मिनेशन की तरफ। डिटर्मिनेशन का मतलब कि रेंट डिटरमाइन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो रेंट जो है वो बेसिकली मेरा 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 पार्ट, पहला है मेरा रेंट ऑफ लैंड और दूसरा है जनरल कॉन्सेप्ट। रेंट ऑफ लैंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमें रेंट रिसीव होगा, जो भी पैसा हमें रिसीव होगा वो हमें लैंड से अगर रिसीव होता है, लैंड के फर्टिलाइजेशन पे, लैंड के एग्रीकल्चर पे, क्रॉप ग्रो करा रहे हैं या कुछ भी ग्रो करा रहे हैं, तो अगर हमें कोई भी पैसा लैंड से मिल रहा है, अब चाहे हमने एग्रीकल्चर किया हो, हमने उसमें बिल्डिंग्स बनाई हो, हमने उसमें फर्म्स बनाई हो, फैक्ट्रीज बनाई हो, कुछ भी किया हो, लैंड से पैसा आ रहा है, तो मेरा मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में चला जाएगा। या फिर अगर हमें लैंड के अलावा किसी चीजों से पैसा आ रहा है, जैसा लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइजेस हो गई, तो लैंड के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं अगर उनसे भी हमको इनकम अर्न हो रही है, उन सारी चीजों से भी हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। और अगर जो भी चीजें हमें मिल रही है, जो भी रेंट हमें मिल रहा है, वो रेंट अगर हमें लैंड से मिल रहा है तो मेरा कहलाएगा रेंट ऑफ लैंड। तो डिटर्मिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, रेंट ऑफ लैंड एंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड। समझ में आया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हमारी क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जेएस मिल ने डिस्कवर करी थी। उन्होंने बोला था कि रेंट हमारा जितने भी फैक्टर इनपुट्स हैं सभी से जो हमें पैसा रिसीव हो रहा है वो मेरा रेंट कहलाता है। रेंट निकालने का तरीका होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। रेंट के फीचर्स होते हैं, ये हर पार्ट से मिल जाता है, स्कैर्सिटी अराइज हो तब जनरेट होता है। और रेंट के केस में मेरी जो सप्लाई है वो या तो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है या तो लेस इलास्टिक होती है। रेंट हमें या तो लैंड से मिलेगा और या तो मेरे जितने भी पार्ट ऑफ चीजें हमारे सोर्सेज अवेलेबल है उन सभी से हमें रेंट रिसीव हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ रेंट कि हमारे किस किस केस में हमें कितना कितना रेंट मिलने वाला है। तो लेट्स मूव टू द केसेस। अब आते हैं हमारे डिफरेंट केसेस ऑफ रेंट की तरफ।
तो जो केसेस ऑफ रेंट है, उन रेंट के केसेस को हमने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया। क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जब मेरी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी। दूसरा, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मेरी सप्लाई क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है। और तीसरा, व्हेन सप्लाई इज लेस इलास्टिक। हमारे 3 केसेस हैं। पहला है जब सप्लाई मेरी परफेक्टली इलास्टिक होगी, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक और तीसरा लेस इलास्टिक। अब सबसे पहले जब मेरी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है कि जो मेरी सप्लाई है वो इन्फिनिटिव होगी। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया? हम जब इतनी डिमांड कर रहे थे, एफ की डिमांड कर रहे थे तो भी फुलफिल हो रही थी, हम ई की डिमांड कर रहे हैं तो भी फुलफिल होगी, और अगर हम इसके आगे बढ़ जाते हैं तो भी मेरी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है कि जो मेरी डिमांड होती है सप्लाई की वो बहुत है, मतलब सप्लाई जो है वो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आप लैंड मांगते रहो, हम देते रहेंगे, जितनी लैंड की जरूरत है हम उतनी लैंड सप्लाई करते रहेंगे। यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई शॉर्टेज है ही नहीं। मेरी सप्लाई कैसी है? इन्फिनिटी नेचर की। इन्फिनिटी नेचर का मतलब क्या हो गया? अनलिमिटेड लैंड अवेलेबल है। और जब कोई भी चीज अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती है, जब उसकी शॉर्टेज नहीं होती है, तो क्या होगा? शॉर्टेज नहीं होगा तो उसका जो प्राइस है वो एक फिक्स प्राइस पे रहेगी। आप कितनी भी डिमांड करो, आप 5 डिमांड करो तो भी 100 रुपए की मिलनी है, आप 10 डिमांड करो तो भी 100 रुपए की मिल जाएगी, आप 1000 डिमांड करो तो भी आपको 100 रुपए में ही मिल जाएगी। और जब आपकी जो लैंड है, अगर आपकी लैंड एक लिमिटेड, एक फिक्स प्राइस पे अवेलेबल है और उसी प्राइस पे उसकी डिमांड बढ़ रही है और घट रही है, जब उसी प्राइस पे जो उसकी फेयर वैल्यू है, उसी फेयर वैल्यू पे आपके प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं और कम भी हो रहे हैं, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना आपने मांगा लोगों ने सप्लाई किया। आपने 10 मांगा, लोगों ने 10 दिया, आपने 50 मांगा, लोगों ने 50 सप्लाई किया। तो जब यहाँ पे मेरा किसी भी तरह से प्राइस में चेंजमेंट आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्कैर्सिटी नहीं है। और जब किसी भी चीज की स्कैर्सिटी नहीं होगी तो उन चीजों को आप बढ़ा के बेच नहीं पाओगे या बढ़ा के उस पर पैसा ले नहीं पाओगे। और जब आप किसी भी चीज पे पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले पाओगे, यानी कि आपकी जो रेंट की वैल्यू है वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हुआ है। बेसिकली क्या होता है? रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, ये होता है। अब यहाँ पे जो मेरी ट्रांसफर अर्निंग है वो भी 2000 रुपए की है और एक्चुअली जो मिल रहा है वो भी 2000 रुपए का है, तो 2000 इज इक्वल टू 2000, जीरो हो गया। है ना बात समझ में आई? कि यहाँ पे जो मेरे प्राइसेस है वो प्राइसेस तो फिक्स है ना, प्राइसेस में तो कोई चेंजमेंट आ ही नहीं रहा है। और जब प्राइसेस में किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो यानी कि हमारे जब केस परफेक्टली इलास्टिक होगा, उस केस में मेरा किसी भी तरह का रेंट नहीं होगा। यानी कि जब मेरी सप्लाई ऑफ लैंड या सप्लाई ऑफ एनीथिंग वो मेरी इंफिनिटिव नेचर की होगी, तो उस केस में कुछ भी रेंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड केस की तरफ, विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेरी सप्लाई है वो देखिए कैसी है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब एक फिक्स सप्लाई अवेलेबल है मेरे पास, ना हम सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं और ना इससे कम कर सकते हैं। भैया मेरे पास इतना ही अवेलेबल है, अब डिमांड आपको करनी है तो करो, नहीं करनी तो नहीं करो, लेकिन हम इतनी ही क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। तो जब मेरे पास सप्लाई लिमिटेड होगी, तो लिमिटेड सप्लाई में क्या होगा? जब हमने यहाँ पे डिमांड करी, मेरा पहला कर्व यहाँ पे क्या हुआ? डी का हुआ। अब जब हमने डिमांड ज्यादा करी तो ये डी ऊपर जाएगा, तो प्राइसेस मेरे बढ़ जाएंगे। अगर हम डिमांड कम करते हैं तो प्राइसेस मेरे कम हो जाएंगे। तो दो चीजें हो गई ना, कि जब मेरी परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में मेरी सप्लाई कर्व जो है वो लिमिटेड होने की वजह से जो मेरा रेंट है लैंड का वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो दोनों ही केसेस में जो उसके ट्रांसफर अर्निंग है उससे ज्यादा ही पैसा मिलेगा, या तो उससे ज्यादा या तो उससे कम। तो कम तो हम लेंगे नहीं भाई, जाहिर सी बात है, ट्रांसफर अर्निंग से कम तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जितना मेरी फेयर वैल्यू है उस फेयर वैल्यू से कम तो लेना ही नहीं है। तो जब फेयर वैल्यू से कम लेना नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा ही मिलेगा, और जब आपको ज्यादा मिलेगा तो ये मेरा जितना पार्ट आपका आता है, ये जितना भी पार्ट आपका अवेलेबल है, ये जितना भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? आपका रेंट। तो यहाँ पे जो मेरी एक्चुअल अर्निंग है वो एक्चुअल अर्निंग ही मेरी रेंट बन जाएगी, और क्योंकि मेरे प्राइसेस में चेंजमेंट होगा, कोई फेयर वैल्यू नहीं होगी, तो फेयर वैल्यू ना होने की वजह से मेरा जो ट्रांसफर अर्निंग है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या था? एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों सेम थी। यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर अर्निंग है ही नहीं,
और जब ट्रांसफर अर्निंग नहीं होगी तो जो मेरी एक्चुअल अर्निंग है वही मेरा क्या बन जाएगा, रेंट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? परफेक्टली इलास्टिक में नो रेंट, कुछ रेंट है ही नहीं, सब ऐसे ही अवेलेबल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जितना मांगो सब दे देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। बट लेकिन जब हम बात परफेक्टली इन इलास्टिक की करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास चीजें लिमिटेड है, और जब चीजें लिमिटेड है तो रेंट भी लिमिटेड आएगा, और लेकिन आएगा। ठीक है, रेंट लिमिटेड ही आएगा बट मेरा रेंट आएगा। तीसरा केस मेरा यहाँ पे आता है जब सप्लाई मेरी लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेस इलास्टिक के केस में क्या होगा कि मेरी जो सप्लाई ऑफ लैंड है उनके प्राइसेस में चेंजमेंट ज्यादा आएगा, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा चेंज शो करेंगे, लेकिन सप्लाई में चेंजेस माइनर से होंगे। यहाँ पे भी देखिए हमने डिमांड में चेंजेस बहुत माइनर से, ज्यादा खास फर्क समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमने प्राइसेस में देखा तो वहां पे चेंजेस ज्यादा थे। इसको एक ग्राफ की ओर से समझ लेते हैं। जैसे मैंने डिमांड करी यहाँ पे 200 की, मैंने डिमांड कितनी करी, 200 की करी यहाँ पे, और मेरी ट्रांसफर अर्निंग तो हर बार सेम है, क्योंकि जो फेयर वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू तो हमेशा सेम होगी ना, उस जगह की जो रेंट है, मतलब जो उस वैल्यू का, उस जगह का जो फेयर वैल्यू है वो तो वही रहने वाली है, उसमें तो कोई चेंजमेंट आने नहीं वाला है। तो जब उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है तो मेरी ट्रांसफर अर्निंग हर बार सेम रहेगी। एक्चुअल अर्निंग मेरी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। तो जब मैं 200 की डिमांड कर रहा था तो एक्चुअल अर्निंग मेरी 200 थी, कि भाई आप 200 मांग रहे हो, ठीक हम 200 में दे देंगे। जब आप 250 मांगोगे तो हम 250 में देंगे, और जब आप 300 मांगोगे तो हम 300 में देंगे। यानी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी एक्चुअल अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेंट होता है वो एक्चुअल अर्निंग माइनस टोटल अर्निंग होता है, यानी 200 माइनस 200 तो 0 हो गया। तो 0 वाला केस मेरा कौन सा हो गया, ये वाला जो केस है, ये केस मेरा हो गया परफेक्टली इलास्टिक का केस हो गया। सॉरी, ये हाँ परफेक्टली इलास्टिक का केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का कोई रेंट रिसीव नहीं हो रहा है, मेरी हर वैल्यू फिक्स जा रही है। इसके बाद ये जो दोनों केसेस है मेरे, ये दोनों केसेस मेरे कैसे हो जाएंगे, जहां पे मेरी जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो अवेलेबल है, और मुझे रेंट जो है वो धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है। तो कंडीशन बेसिकली यहाँ पे हमारी 3 तरह की थी। 3 कंडीशन कौन सी थी, परफेक्टली इलास्टिक जिसमें कोई रेंट नहीं होता, परफेक्टली इनइलास्टिक जिसमें रेंट होता है लेकिन एक्चुअल अर्निंग ही हमारी रेंट बन जाती है, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफर अर्निंग नहीं होती है। और लास्ट मेरा आता है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक के केस में प्राइसेस में चेंज ज्यादा होंगे और मेरे डिमांड में चेंजेस कम होंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई में पैसा आएगा वो थोड़ा सा लिमिटेड आएगा। तो हमने हमारी जो थ्योरी ऑफ रेंट थे, दोनों थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ लिए हैं, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। बीच में हमने इकोनॉमिक रेंट पढ़ा, ग्रॉस रेंट पढ़ा, कंडीशंस पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स के रेंट्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। इन केस अगर मुझसे कुछ छूट गया है, कोई पार्ट ऑफ रेंट अगर रह गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं और मैं उस पर भी आपको सॉल्यूशंस बता दूंगा। थैंक यू क्लास।